Okay, so let's start our discussion on bronchial asthma. हम अपनी रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये है ब्रोंकियल एस्थमा। हमारे पास ब्रोंकियल एस्थमा इज डिफाइंड एज इट इज एन एपिसोडिक एंड रिवर्सिबल कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। हमने जो ट्रेकियल ब्रोंकियल ट्री पढ़ा था उसकी रिवर्सिबल हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है ड्यू टू इट्स हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी की वजह से और हमारे पास हाइपर एक्टिविटी होती है हमारे पास टुवर्ड्स वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई। और हमारे पास ये जो स्टिमुलाई हमारे पास एक्सटर्नली भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। डेफिनेशन हम अस्थमा की पढ़ रहे थे। हमारे पास जो एपिसोडिक और रिवर्सिबल कंस्ट्रक्शन होती है ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री की, जो हमने पीछे जिसको पढ़ा था, हमारे पास इसमें हाइपर एक्टिविटी होती है कोई किसी भी स्टिमुलस की वजह से, जो कि बाहर से भी आ सकता है और इंटरनल भी हमें मिल सकता है। ठीक है। ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री आपको दोबारा मुझे पढ़ाने की जरूरत उम्मीद है पेश नहीं आई, क्योंकि मैंने आपको पीछे बड़े अच्छे से तरीके से उसको बताया था। हमारे पास ना ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री की कंस्ट्रक्शन पे हमारे पास दो डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। दो डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास। ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री की कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है। इन दोनों को हम जो नाम देते हैं वो देते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस का। ठीक है। इसमें से जो हमारे पास एक नाम है वो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एस्थमा। एस्थमा में हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन होती है ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री की वो होती है रिवर्सिबल। ठीक है। और हमारे पास सेकंड जो इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में नाम है वो है ऑल इम्पोर्टेंट सीओपीडी, जिसमें हमारे पास एम्फिसीमा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। ठीक है। ये दो ही हमारे पास सीओपीडी की वेरिएंट है, तीसरा कोई नहीं है। हमारे पास इसमें जो कंस्ट्रक्शन होती है वो होती है इरिवर्सिबल। ठीक है। आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है इन दोनों का। ठीक है। और इन दोनों की जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है हमारे पास पल्मनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है। ये हमारे पास डिसऑर्डर्स है ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री के, जो हमारे पास इसको कंस्ट्रक्ट करवा रहे थे। ठीक है। डेफिनेशन आपको समझ आ गई, आपने इसमें डिफरेंस समझ लिया। आगे हम एज्मा की टाइप्स पे बात करते हैं। नो, लेट्स मूव ऑन टाइप्स ऑफ ब्रोंकियल एज्मा। ब्रोंकियल एस्थमा की टाइप्स में हमारे पास इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो टाइप्स में। एक है हमारे पास एक्सट्रिंसिक टाइप और एक है हमारे पास इंट्रिंसिक टाइप। ठीक है। एक हमारे पास एक्सट्रिंसिक एस्थमा होता है और एक हमारे पास इंट्रिंसिक एस्थमा होता है। हमारे पास जो 95% लोग जो अफेक्ट होते हैं वो होते हैं एक्सट्रिंसिक एस्थमा से। ठीक है। और कोई 5% लोग जो हैं वो अफेक्ट होते हैं इंट्रिंसिक एस्थमा से। ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक एस्थमा में हमारे पास कौन कौन से स्टिमुलाई हैं जो हमारे पास एस्थमा को इनिशिएट कराते हैं। सबसे पहला
हमारे पास यहाँ पे है कोई एलर्जेंस, ठीक है, या एलर्जिक कॉज कोई, ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं डस्ट, हमारे पास पोलन्स, ठीक है, हमारे पास कोई फंगल स्पोर्स, जिसमें हमारे पास ज़्यादा कॉमन है एस्परजिलोसिस के स्पोर्स, ठीक है, ये फंगस का नाम है। ये हमारे पास आगे सारे के सारे एलर्जिक स्टिमुलाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओकुपेशनल। ओकुपेशनल स्टिमुलाई अगर हों, जैसे कोई बंदा फाइबर्स की फैक्ट्री में काम कर रहा हो या किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा हो, ठीक है, उसमें कॉमन है ये, ठीक है, केमिकल फैक्ट्री में जैसे केमिकल फ्यूम्स आप कर लो। और ऑक्यूपेशनल एस्थमा को आपने इस तरह ध्यान में रखना है, वो एस्थमा विच improves ऑन वीकेंड्स, ठीक है, जब वीकेंड में वो बंदा घर होता है तो उसका एस्थमा जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल एस्थमा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डोमेस्टिक एलर्जेंस, ठीक है। डोमेस्टिक में हमारे पास ऑप्शन जो हैं वो है कारपेट्स, कर्टन्स, हमारे पास सोफास, या हाउस माइट, बाकी चीज़ों से हमारे पास किसको एलर्जी हो रही हो, ठीक है। इस सब से ये हमारे पास सारी की सारी हैं एक्सट्रिंसिक कॉजेज, जिसमें हमारे पास जो पेशेंट है वो इन एलर्जन से इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं इंट्रिंसिक पे, ठीक है। इंट्रिंसिक में हमारे पास जो है इंट्रिंसिक एज्मा इस तरह हो सकता है कि कोई इंटरनली उसको स्टिमुलस मिले, इसमें इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं इंटरनल स्टिमुलस कौन सा मिलता है, ठीक है, उस वजह से हमारे पास इंट्रिंसिक एज्मा भी हो सकता है, ठीक है। हमने ये सारी बात कर ली टाइप्स पे, ठीक है। अब आते हैं हम एटियोलॉजी पे। एटियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एटियोलॉजी हमारे पास आती है, इसको हम नाम देते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड। ये हमारे पास क्या होता है? एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड जो है हमारे पास, ये हमारे पास ट्राइएड होता है किसका? हमारे पास एजेंट होता है, ठीक है, हमारे पास होस्ट होता है, ठीक है, और एनवायरनमेंट होता है। ये तीन चीजें जब तक नहीं मिलती तब तक हमारे पास एस्दमा नहीं होता, इसको हम नाम देते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड का, ठीक है। इसको हम एक ट्राइएड की फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास ये तीन चीजें जो हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड, ये हमारे पास करवाती हैं एस्दमा को, ठीक है। इन्वायरमेंट में आपके पास जो सपोर्ट कर रहा हो एलर्जेंस को, ठीक है, जैसे डस्ट वगैरह जो आप ऊपर हमने पढ़ा है, ठीक है। होस्ट जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास हमारी जो HLA जीन्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास एज अ होस्ट काम करती हैं और एजेंट आपको पता है, ठीक है। ये हमारे पास है एटियोलॉजी। अब हमारे पास HLA जीन्स की बात की है तो HLA जीन्स में हमारे पास मोर स्पेसिफिक जो जीन है वो इसमें आती है ज़्यादातर DR1, ठीक है। HLA-DR1 जीन जिसके ल्यूकोसाइट्स पे हो उनमें एजमा ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। HLA से मुराद है हमारा ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन। हमारे पास ये जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन होते हैं, ये हमारे पास जब हमारी बॉडी में हमारे ल्यूकोसाइट्स पे इनमें से कोई भी हमारे पास हमारे ल्यूकोसाइट्स के ऊपर कोई एंटीजन आ जाता है एक बार बॉडी में, ठीक है, ये हमेशा हमारी बॉडी में रहता है। अगर हमारे पास बॉडी में लेट्स सपोज आपको मैं कहता हूँ हमारे पास की कुछ टाइप्स होती हैं HLA A, B,
सी, ये किसी भी सेल पे आ जाती हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको ल्यूकोसाइट पे एच एल ए बी एंटीजन किसी के ल्यूकोसाइट के अंदर आ गया। ठीक है। एक स्टेज इसकी ऐसी आएगी कि वो एट लास्ट हमारे पास ऑटो इम्यून थायरोइडाइटिस के साथ पेशेंट आएगा ही आएगा। ठीक है। तो हमारी ये वो एंटीजन है जिनको हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, इनके खिलाफ हमारी ऑटो इम्यूनिटी काम करना शुरू कर देती है। ठीक है। इनको हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास ज़्यादातर होते हैं किन पे, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस पे। ठीक है। ये हमारे पास थी एटियोलॉजी। अब आगे आ जाओ पैथोफिजियोलॉजी पे या पैथोजेनेसिस पे। हाउ एस्थमा अनफोल्ड इन दिस पैथोजेनेसिस। हमारे पास पैथोजेनेसिस की ना, याद रखना आपने, दो फेजेस हैं। ठीक है। दो फेजेस हैं इसमें। एक फेज जो है वो है इनिशियल फेज। ठीक है। और एक हमारे पास है लेट फेज। हमने इनिशियल और लेट फेज दोनों को डिस्कस करना है। ठीक है। पहले हम चलते हैं इनिशियल फेज में। हमारे पास इसमें जो रिएक्शन आ रहा होता है इसको हम नाम देते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है। हमारे पास जो एलर्जेंस हैं वो इसको हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन को स्टार्ट कराते हैं। ये हमारे पास एनाफ्लेक्टिक और एलर्जिक रिएक्शन में ये वाला टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। एक तो आपने ये याद रखना है। होता ये है हमारे पास, ये स्टोरी आपने पहले भी बड़ी बार सुनी होगी। हमारे पास एयरवे में कोई आ गया स्टिमुलस, समझ लो आप, ये आ गई हमारे पास यहाँ पे डस्ट ही। ठीक है। इस डस्ट को एज अ एंटीजन लिया हमारे सेल्स ने। ठीक है। एज अ एंटीजन लिया इस डस्ट को। ठीक है। हमारे पास हमारे मैक्रोफेजेस जो थे, ठीक है, आपको मैंने बताया था ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी होते हैं। ठीक है। मैक्रोफेजेस ने इन्हें पकड़ा। ठीक है। इन मैक्रोफेजेस के ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होनी चाहिए, एच एल ए एंटीजन। ठीक है। एच एल ए वो भी कौन सी, DR1 एंटीजन हमारे पास होती है। ठीक। उसके ऊपर ये प्रेजेंट करते हैं इस डस्ट एलर्जन को। ठीक है। साथ में हमारे पास इनमें मिलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। ये करते क्या हैं, हमारे पास हेल्पर टी सेल जो है, आपको मैंने पहले बताया था ये हेल्पर टी सेल्स का काम है। ठीक है। हेल्पर टी सेल्स आगे क्या करते हैं, इनको पेश करते हैं साइटोकाइंस के जरिए जज के सामने। ठीक है। इसमें हमारे पास जो साइटोकाइंस काम कर रहे होते हैं वो होते हैं इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5। ठीक है। हमारे पास इनको जब जज के सामने पेश करते हैं, ठीक है, तो जज आगे से ऑर्डर देता है कि इनको मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स के पास लेके जाओ। ठीक है। और इनके खिलाफ बना दो एंटीबॉडीज। ठीक है। अब हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो प्लाज्मा सेल्स को मैसेज देते हैं। ठीक है। कि इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाओ। और यहाँ पे जो हमारे पास एंटीबॉडी बनती है, याद रखना हमेशा एलर्जिक रिएक्शन में जो एंटीबॉडी हमारे पास बनेगी वो बनेगी IgE एंटीबॉडी। ठीक है। और दूसरा ये कहते हैं कि इनको मेमोरी सेल के पास लेके जाके इनकी मेमोरी रिटेन कर लो। ठीक है। ये जो था हमारे पास इनिशियल स्टेप के कैसे कैसे हमारे पास टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन अनफोल्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो IgE एंटीबॉडी है, IgE एंटीबॉडी अब करती क्या है अभी भी देख लें। IgE एंटीबॉडी हमारे पास करती ये है, ये बाइंड करती है मास्ट सेल से। ठीक है। मास्ट सेल से जब बाइंड करती है ना तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंप्लीट होती है, सेंसिटाइजेशन। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेंसिटाइजेशन हो जाती है। इसकी सेंसिटाइजेशन करा देते हैं। ठीक है। इस तरह होता है कि हमारे पास समझ लो ये था मास्ट सेल। ठीक है। इसके ऊपर ये IgE एंटीबॉडीज थी। ठीक है।
ये हमारे पास आईजी एंटीबॉडीज थी। इधर हमारे पास इनके दरमियान में ये डस्ट जो है, यहाँ पे आके इसको इसने सेंसिटाइज कर दिया, ठीक है। और ये हमारे पास जो होता है सेंसिटाइजेशन करने के बाद, हमारे पास जैसे ही कभी दोबारा री एंट्री हुई किसकी, एंटीजन की, अपॉन री एंट्री ऑफ एंटीजन या एलर्जन, ठीक है, हमारे पास ये डायरेक्टली जो है क्रॉस लिंकिंग हो जाती है इसकी, ठीक है। आईजी डायरेक्टली बाइंड कर देते हैं मास्ट सेल से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ, डायरेक्टली ये बाइंड करते हैं मास्ट सेल से, ठीक है। हमारे पास यही जो क्रॉस लिंकिंग मैंने आपको बताई है, ये क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग होने के साथ साथ होता ये है, हमारे पास रप्चर होते हैं मास्ट सेल्स, ठीक है। मास्ट सेल के रप्चर होने को हम कहते हैं डी ग्रेनुलेशन, ठीक है। और डी ग्रेनुलेशन होने के बाद ये मास्ट सेल एक काम कर जाते हैं, जाते हुए ये काम कर जाते हैं, दे विल रिलीज व्हाट, हिस्टामीन, ठीक है। मास्ट सेल हमारे पास हिस्टामीन को रिलीज करा देते हैं। और ये दोबारा एंट्री होने के बाद ये सारे का सारा काम कितनी सी देर में हो जाता है, जस्ट 5 मिनट्स के अंदर, ठीक है। 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारी की सारी सेंसिटाइजेशन एक बार कंप्लीट हो गई। दोबारा कभी भी आपके पास एंटीजन आया या एलर्जन आया, उसने क्रॉस लिंकिंग की आईजी मास्ट सेल के साथ, ठीक है। इन्होंने आगे से क्रॉस लिंकिंग करने के बाद मास्ट सेल को रप्चर कराया, डीग्रेनुलेशन कराई और हिस्टामीन को रिलीज करा दिया, ठीक है। इसकी समझ लगी यहाँ तक सबको? जी लग गई है। ठीक है, इसको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। ओके, नहीं नहीं। आगे चलते हैं। अब हिस्टामिन तो रिलीज हो गई हमारे पास, अब हिस्टामिन का काम क्या है अब ये समझ लें। हिस्टामिन हमारे पास जो है ये एयरवे में जो फंक्शन करती है, वैसे तो हिस्टामिन के और भी फंक्शन है, ठीक है। जो एयरवे में फंक्शन करती है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्टामिन के एयरवे में फंक्शन ये है कि सबसे पहले तो ये करवाती है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ये ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट कराती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये ब्रोंकियल ग्लैंड्स की सिक्रीशन को ज्यादा कराती है, ठीक है। ब्रोंकियल ग्लैंड्स की सिक्रीशन को ज्यादा कराती है। उसके बाद हमारे पास ये साथ करवाती है वेजोडाइलेशन, ठीक है। वेजोडाइलेशन कराती है हमारे पास, जो वस्कुलर परमिएबिलिटी है उसको कराती है ज्यादा, ठीक है। ये हिस्टामिन के हमारे पास यहाँ पे काम है। ये हमारे पास वस्कुलर परमेबिलिटी करवाती है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली है, ठीक है। हमारे पास हिस्टामिन जो है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जब कराता है, ब्रोंकियल ग्लैंड सिक्रीशन को ज्यादा कराता है। ये हमारे पास सारे का सारा काम कितनी देर में होता है, जस्ट ये हमारे पास हिस्टामिन जो है ये काम अपना करना बंद कर देती है कितनी देर में, इट एंड्स विद इन 60 मिनट्स, ठीक है। ये हमारे पास 60 मिनट्स के अंदर ये काम करना बंद कर देती है, क्यों? कि हमारे पास हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन हिस्टामिन भी डिग्रेड होती है, हिस्टामिनेज एक एंजाइम है उससे, ठीक है। इसको एंजाइम जो है ये हमारे पास डब्ल्यूबीसीज के ऊपर होता है, लाइसोसोमल एंजाइम है ये, ठीक है। ये हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम है, ठीक है। हमारे पास जैसे ही
ये 60 मिनट्स के अंदर अंदर जो है ये अपना काम खत्म करती है, हिस्टामिन को डिग्रेड कर दिया जाता है हिस्टामिनेज की वजह से। ठीक है। अब बात ये हो रही थी कि हमारे पास हिस्टामिन ने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराई, ठीक है, ब्रोंकियल ग्लैंड सिक्रीशन कराए, वेजोडाइलेशन कराई, और ये हमारे पास 60 मिनट्स के अंदर अंदर काम करना इनका जो हिस्टामिन का फंक्शन था वो खत्म करा दिया। ठीक है। हम ब्रोंकियल एग्जामा में एंटी हिस्टामिन क्यों नहीं देते? सिर्फ इस वजह से हम एंटी हिस्टामिन नहीं देते कि 60 मिनट्स के अंदर अंदर हिस्टामिन का काम बंद हो जाता है। ठीक है। इस वजह से हमारे पास देयर इज नो रोल ऑफ एंटी हिस्टामिन इन ब्रोंकियल एस्थमा। ठीक है। एंटी हिस्टामिन का हमारे पास यहाँ पे कोई रोल नहीं होता ब्रोंकियल एस्थमा में। इस वजह से हम कोई भी किसी भी पेशेंट को एंटी हिस्टामिन स्टार्ट नहीं कराते। ठीक है। ये थी हमारे पास सारी की सारी इनिशियल फेज। ठीक है। हमने दोबारा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास पैथोजेनेसिस स्टार्ट हुई दो फेजेस में। इनिशियल फेज हमारे पास इसमें स्टार्ट हुआ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है। हमारे पास डस्ट पार्टिकल आया, एंटी प्रेजेंटिंग सेल ने पकड़ा, हेल्पर टी सेल के जरूर पेश किया। हेल्पर टी सेल ने आगे से साइटोकाइंस को बोला कि इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दो, इनको इनकी मेमोरी रिटेन करा लो। ठीक है। एंटीबॉडी जो आईजी बनी, आईजी एंटीबॉडी जब मास्ट सेल के साथ बाइंड करती है तो यहाँ पे हमारे पास पहली दफा जब भी होती है तो इसकी सेंसिटाइजेशन हो जाती है कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट टाइम जैसे ही एलर्जन या एंटीजन हमारे पास दोबारा एंटर होता है, यहाँ पे ये डायरेक्टली बाइंड करता है, क्रॉस लिंकिंग करता है, और हमारे पास मचो रप्चर कर देता है हमारे पास मच्योर मास्ट सेल को। ठीक है। जब मास्ट सेल हमारे पास रप्चर होता है तो इसकी होती है डीग्रेनुलेशन। डीग्रेनुलेशन मास्ट सेल की जब होती है तो ये रिलीज क्या करा देती है? हिस्टामीन। हिस्टामीन हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकियल ग्लैंड की सिक्रीशन को ज्यादा कराता है, और हमारे पास वेजो डायलेशन करा देता है। ठीक है। हमारे पास ये सारे का सारा प्रोसेस जस्ट 60 मिनट के अंदर अंदर ये काम करता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो एंटी हिस्टामीन है ये यहाँ पे कभी भी काम नहीं कर सकती। इस वजह से हमें ब्रोंकियल एज्मा में एंटी हिस्टामीन को नहीं देते। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? जी लग गई। ठीक है। नेक्स्ट अब जो हमने बात करनी है ना, सेकंड फेज जो है, लेट फेज, इस पे हमने बात करनी है, और ये आपके पास ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें, मैंने पहले भी इस पे थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया होगा, लेकिन आज इसको हम पूरे अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। पेज को अगर आप लोग लिख रहे हो थोड़ा रेक्टेंगुलर रख लेना। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लेट फेज को। लेट फेज में हमारे पास होता ये है, एक तो ये स्टार्ट होती है हमारे पास ये सारे प्रोसेस के होने के बाद 2 से 8 घंटे तक। ठीक है। और ये कंटिन्यूअस रहती है हमारे पास दिनों और हफ्तों तक। ठीक है। एक बार स्टार्ट हो जाए तो ये हमारे पास दिन और हफ्तों तक ये चलती रहती है। ठीक है। होता ये हमारे पास हमारे पास हिस्टामीन बिफोर इट गेट्स डिग्रेडेड, हमारे पास हिस्टामीन डिग्रेड होने से पहले पहले एक काम करवा जाती है, एक शैतानी कर जाती है। वो हमारे पास क्या कर जाती है? इट एक्टिवेट्स फॉस्फोलाइपेज A2 को। ठीक है। ये हमारे पास जो फॉस्फोलाइपेज A2 है ये हमारे पास होता है किसमें? फॉस्फोलिपिड में। फॉस्फोलिपिड हमारे पास आपको पता ही है ये होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आरबीसी की, उसके अंदर होता है। ठीक है। या सॉरी, डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड होता है। वहां पे जाके जो हिस्टामीन है इधर जाके फोस्फोलाइपेज A2 को एक्टिव कर देता है। ठीक है। अब फोस्फोलाइपेज A2 जब एक्टिव होता है ना, तो हमारे पास फोस्फोलिपिड में अगला काम जो ये कराता है, काम ये करता है कि हमारे पास ये एक्टिवेट कर देता है अरेकाडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म को। हेमाटोलॉजी में भी इसमें बात हुई थी, लेकिन उस तरह से बात नहीं हुई थी, हमने सिर्फ इसको टॉपिक के लिहाज से टच किया था। अभी हमने यहाँ पे एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म को समझना है। ठीक है। इससे हमारे पास जो एज्मा की
फार्माकोलॉजी है वो भी आपको समझ आ जाएगी, और एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म भी समझ आ जाएगा। आपको अलहदा से फार्माकोलॉजी इसकी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास जब ये एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है ना, तो एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म आगे से इसको दो, हमारे पास एंजाइम है जो उसके बाद ना एक्टिव होते हैं और उनके पाथवे शुरू होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो एंजाइम यहाँ पे काम करता है वो है लाइपो ऑक्सीजनेज, ठीक है, लाइपो ऑक्सीजनेज, ठीक है। और एक है हमारे पास साइक्लो ऑक्सीजनेज, ठीक है। ये हमारे पास दो एंजाइम्स हैं, ठीक है। इनके आगे पाथवे स्टार्ट हो जाते हैं। इन पाथवेज को पढ़ लेते हैं। स्टोरी यहाँ शुरू हुई हमारे पास, जो लेट फेज स्टार्ट हुई 2 से 8 घंटे तक ये स्टार्ट होती है, और ये दिन और हफ्तों तक चलती है, ठीक है। हमारे पास हिस्टामिन डिग्रेड होने से पहले पहले एक्टिवेट कर जाती थी फोस्फोलाइपेज A2 को। ये हमारे पास फोस्फोलिपिड में होता है, सेल मेम्ब्रेन डब्ल्यूबीसीज की, ठीक है। हमारे पास ये फोस्फोलिपिड जो है ये एक्टिवेट करती है एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। इसके अंदर आगे से दो इंजाइम्स के ना पाथवे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास पहले हम डिस्कस करते हैं लाइपोक्सिनेज पाथवे को, ठीक है। लाइपोक्सिनेज पाथवे जो है हमारे पास, ये जब स्टार्ट होता है ये बड़ा एक अनस्टेबल सा मॉलिक्यूल बनाता है। इसको हम कहते हैं 5HPE को, ठीक है। इसको आपने ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। ये इसका अगर आप नाम समझोगे तो आपको समझ ही नहीं लगनी है क्या, ठीक है। तो इसी तरह याद कर लो, 5HPETE एक अनस्टेबल सा कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। ये करता क्या है हमारे पास, इट ब्रेक्स ल्यूकोट्राइन A4। हमारे पास ये ब्रेक कर देता है ल्यूकोट्राइन A4 को, ठीक है। अब ल्यूकोट्राइन A4 को ब्रेक करने से ना हमारे पास, जब ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमारे पास आगे से इसके जो बाकी कंपोनेंट है, जारी सी बात है वो भी ब्रेक होंगे। हमारे पास ल्यूकोट्राइन A4 ब्रेक होने से अलहदा हो जाएगा ल्यूकोट्राइन B4, ठीक है। और अलहदा हो जाएंगे ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4 और ल्यूकोट्राइन E4, ठीक है। ये लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे में जब ब्रेक होता है हमारे पास ल्यूकोट्राइन A4, तो आगे से ये बाकी जो उसके कंपोनेंट है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब ये जो ल्यूकोट्राइन A4 है, जब ये हमारे पास ब्रेक होता है और ये हमारे पास जो इसके बाकी चीजें सेपरेट होती हैं, इनका आगे से फंक्शन क्या है ये समझ लो, ठीक है। ल्यूकोट्राइन B4 का जो फंक्शन है ये हमारे पास है कीमोटैक्सिस ऑफ डब्ल्यूबीसिस। ये हमारे पास कीमोटैक्सिस कराता है डब्ल्यूबीसिस की। कीमोटैक्सिस बेसिकली होती क्या है, मोमेंट्स ऑफ डब्ल्यूबीसिस टुवर्ड्स साइट ऑफ इन्फेक्शन। होता ही है हमारे पास जब हिस्टामीन एज्मा में इसको डिग्रेड कर देती है, एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे एक्टिव होता है, ल्यूकोट्राइन A4 टूटता है, ठीक है। हमारे पास जो ल्यूकोट्राइन B4 है ये करता ही है कि हमारे पास जहाँ पे हिस्टामीन डिग्रेड हो रही थी वहाँ पे बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज को ला के इकट्ठा करना शुरू कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से एक तो हमारे पास और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाती है, और बाकी हमारे पास जो ये बाकी हमारे पास मॉलिक्यूल्स बचे LTB4 C4 D4 और E4, ये हमारे पास आगे से रिलीज कराते हैं। इसको हम नाम देते हैं स्लो रिलीजिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, ठीक है। इनका पूरा नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्लो रिलीजिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस। ये हमारे पास बेसिकली करते क्या है, हमारे पास इनका जो फंक्शन है ये भी हमारे पास फर्दर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराते रहते हैं,
ठीक है। फर्दर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, ब्रोंकियल ग्लैंड्स की स्क्रीशन को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास और ज्यादा चेस्ट टाइटनेस, वीजिंग, ये सारा कुछ आ रहा होता है इसमें। ठीक है। ब्रोंकियल ग्लैंड की सिक्रीशन को ज्यादा करते हैं और साथ हमारे पास ये वेजो डायलेशन करा देते हैं। ठीक है। ये हमारे पास इसके स्लो रिलीजिंग सब्सटेंस और एनाफिलैक्सिस, मतलब जो हिस्टामिन काम कर रही थी वो आगे से काम संभाल लिया इन्होंने। ठीक है। ये इसी तरह ही हमारे पास एल्जमा को वर्स से वर्स करते चले जाएंगे। ठीक है। हमारे पास इसको ऐसे तंग करते रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट अब समझने वाली बात है। हमारे पास जो हम ड्रग ऑफ चॉइस एस्थमा के लिए यूज करते हैं स्टार्टिंग एस्थमा में, ठीक है, वो ड्रग ऑफ चॉइस जो है हमारे पास, आपने उसका नाम सुना होगा, मोन्टिका या मोन्टिल्यूकास। ठीक है। ये हमारे पास जो ड्रग की क्लास है, ये क्लास होती है, इसको हम नाम देते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। ठीक है। ये हमारे पास ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है। हमारे पास ये करती क्या है, इट इनहिबिट्स ल्यूकोट्राइन A2 फ्रॉम ब्रेक। ठीक है। हमारे पास जो ल्यूकोट्राइन A2 है, ये हमारे पास टू, सॉरी, हमारे पास ये लाइपो ऑक्सीजनेज को इनहिबिट करती है, लाइपो ऑक्सीजनेज को ये हमारे पास इनहिबिट करती है। ठीक है। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है ड्रग्स की, वो हैं हमारे पास मोन्टिल्यूकास्ट, और सेकंड ऑप्शन हमारे पास इसमें है जाफाल्यूकास्ट। ठीक है। इस वजह से हमारे पास जब भी एज्मा हम किसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है एज्मा की, वो हमारे पास है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, या हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है। जिसमें हमारे पास ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये इनहिबिट हो रहा होता है, हमारे पास फर्दर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकियल ग्लैंड प्रोडक्शन, वेजोडाइलेशन ये नहीं होती। ठीक है। और हमारा एज्मा जो है यहाँ पे जो है इम्प्रूव होना शुरू होता है। इस वजह से हम इसमें we were discussing late phase of asthma। लेट फेज अस्थमा की स्टार्ट होती है हमारे पास 2 से 8 घंटों में। ठीक है। ये कंटिन्यूअस रहती है, डेज, वीक्स तक, हफ्तों तक, दिनों तक। ठीक है। और हमारे पास ये होती कैसे है, जैसे हिस्टामिन हमारे पास डिग्रेड होती है, एक्टिवेट करती है फॉस्फोलाइपेज A2 को, जो कि फॉस्फोलिपिड में होता है, सेल मेम्ब्रेन की एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करता है। हमारे पास यहाँ पे 2 एंजाइम पाथवे शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जिसमें एक है हमारे पास लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे और एक है हमारे पास साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे। अभी हम लाइपो ऑक्सीजनेज की बात कर रहे हैं। लाइपो ऑक्सीजनेज हमारे पास इसमें एक अनस्टेबल सा कंपाउंड बनता है, जो कि हमारे पास ल्यूकोट्राइन A4 को ब्रेक करता है। ठीक है। हमारे पास ब्रेक होने के बाद ये एक चीज, ये कंपाउंड हमारे पास बच जाता है। ठीक है। और एक ये बच जाता है। अब LTB4 का जो फंक्शन है, हमारे पास जहाँ पे इन्फेक्शन है ना, वहाँ पे WBC को ला के ना इकट्ठा करी जाएगा। ठीक है। फर्दर वहाँ पे WBC को इकट्ठा करता जाएगा, और ज्यादा एज्मा की अगर इसमें हम बात करें, तो और ज्यादा हमारे पास वहाँ पे उसमें कंस्ट्रक्शन हो रही होगी। ठीक है। और ये जो हमारे पास लिकोटाइन A4 टूटने के बाद बचा था, ये करते ये हमारे पास SRS से शुरू करवाते हैं, स्लो रिलीजिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलेक्सिस को स्टार्ट करवाते हैं रिलीज कराना। ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास जो फंक्शन हिस्टामिन कर रही थी ना, वो फंक्शन ये शुरू कर देते हैं। ठीक है। ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराते रहते हैं, ब्रोंकियल ग्लैंड प्रोडक्शन कराते हैं, वेजोडाइलेशन कराते हैं। और आपको मैंने पहले बताया कि ये फेज अगर स्टार्ट हो जाए तो ये हमारे पास दिनों और हफ्तों तक जाती है। ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो एज्दमा है, ये हमारे पास प्योर एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। ठीक है। हमारे पास इसमें बिल्कुल भी एंटीहिस्टामिन काम नहीं करती। तो हमने इसको एज्दमा को अपने कंट्रोल करने के लिए जो स्टार्टिंग ड्रग स्टार्ट करानी है, वो ड्रग हमारे पास है, ये है हमारे पास क्लास ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। ठीक है। हमारे पास ये यहाँ पे लाइपो ऑक्सीजनेज को इनहिबिट करती है। ठीक है। जब भी इसको इनहिबिट करेगी तो हमारे पास ये ब्रेक नहीं होगा, ये सारा कुछ नहीं होगा, और फर्दर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होगी। ठीक है। तो हमारे पास जो इनिशियल स्टेज है एस्थमा की, उसके अंदर हम इसको स्टार्ट करा के एस्थमा को वहीं पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज समझ आई आपको?
जी लग गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे। ठीक है, ये हमारे पास आगे से प्रोस्टाग्लैंडिन G2 को आगे से स्टार्ट कराती है, इनको छेड़ती है। प्रोस्टाग्लैंडिन G2 को, क्योंकि अब हम ये पाथ हमने शुरू किया, इसको खत्म करते हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन G2 जब हमारे पास ये एक्टिव होते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास ना प्रोस्टाग्लैंडिन H2 जो है ये मेन एक्टिव होते हैं। इनका बेसिकली जो काम है ना, इनके कुछ फंक्शन है, पहले उनको समझ लो फिर इसका आगे काम देखते हैं। ये हमारे पास का जो पहला फंक्शन है ना, ये WBCs को, WBCs इनके यहाँ पे जो फंक्शन करते हैं वो करते हैं पेन, फीवर, और हमारे पास HCl प्रोडक्शन को कम करते हैं। ठीक है, स्टमक में HCl की प्रोडक्शन को कम करते हैं। जैसे ही हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये हमारे पास एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बॉडी में पेन स्टार्ट होती है, हमारे पास बॉडी में फीवर होना शुरू होता है, और हमारे पास जो HCl प्रोडक्शन है स्टमक की वो कम होती है। ठीक है, सेकंड जो इनका काम है, ठीक है, वो देख लो आप। सेकंड काम जो है इनका, वो है हमारे पास प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स में हमारे पास इसके अंदर होता है थ्रोम्बोक्सेन A2, या आपने बड़े अच्छे से वहां पे समझा है। ठीक है, थ्रोम्बोक्सेन A2, इसका काम वहां पे क्या था, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, यही काम था ना हमारा वहां पे थ्रोम्बोक्सेन A2 का, यहाँ पे भी वो हमने लिख लिया। तीसरे नंबर पे हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स का जो फंक्शन आ जाता है, प्रोस्टासाइक्लिन A2 या PGI2, ये भी आपको मैंने वहां पे पढ़ाया था। ठीक है, ये हमारे पास सारा वो हमने जो प्रोसेस पढ़ा था, एंड पे आके इसको हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास इनहिबिट करता है किसको, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को और वेजो कंस्ट्रिक्शन को। ठीक है, स्टेरॉइड्स अगर स्टार्ट कराएं, ठीक है, स्टीरॉइड्स का बेसिकली काम ये होता है कि हमारे पास ये इनहिबिट करता है फोस्फो लाइपेज A2 को। ठीक है, जब इसने फोस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करना है, तो हमारे पास ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड यहाँ पे फार्माकोलॉजी का हमारे पास आता है वो पॉइंट स्टीरॉइड्स के हवाले से। ठीक है, वो हमारे पास ये है कि जो स्टीरॉइड्स हैं ये हमारे पास इनहिबिट करते हैं फोस्फोलाइपेज A2 को। हमारे पास जो एस्पिरिन है ना, ये बेसिकली एनसर्ड है और ये ब्लॉक करती है हमारे पास इस साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे को। ठीक है, ये साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे को हमारे पास ब्लॉक करती है, और इस वजह से हमारे पास काम क्या होता है, हमारे पास फीवर भी कम हो जाता है, पेन भी कम हो जाती है, लेकिन HCl प्रोडक्शन हमारे पास ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास इसका जो साइड इफेक्ट है वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा होगा। ये इसका साइड इफेक्ट है हमारे पास पेप्टिक अल्सर कॉज करना। ठीक है, इस वजह से जब भी हम किसी को एनसेड देते हैं ना, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको साथ PPI या ओमेप्राजोल देते हैं, ताकि उसका जो ये पेप्टिक अल्सर है ये रिजॉल्व रहे, इसको साइड इफेक्ट ये वाला ना आए। ठीक है, ये भी प्रोलॉन्ग यूज एनसेड के साथ ये मसला होता है पेप्टिक अल्सर का। ठीक है, इसकी समझ लगी सबको। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, एस्प्रिन ने जब इसको ब्लॉक करना है ना, इस साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को, ठीक है, मतलब इसको ब्लॉक करेगा तो एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म जो काम करेगा वो सारे का सारा इस पे काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब लाइपोऑक्सीजनेस पहले यह एक इतना काम कर रहा था, अब ये डबल काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एस्प्रिन का जो मसला है ना, ये हमारे पास क्या करता है, एस्प्रिन डबल्स SRSA प्रोडक्शन
हमारे पास जब हम पेशेंट किसी एज्मा वाले पेशेंट को अगर एस्पिरिन दे देना, वो हमारे पास इस SRSA की प्रोडक्शन को कर देते हैं ज्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास फर्दर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने लग जाती है, फर्दर ब्रोंकियल ग्लैंड प्रोडक्शन होती है और फर्दर वेजोडाइलेशन होनी शुरू होती है। हमारा एज्मा ठीक होने की बजाय वर्स होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इस एज्मा को हम कहते हैं इंट्रिंसिक एज्मा। ठीक है, समझ लगी सबको इंट्रिंसिक एज्मा किसको कहते हैं? आइडिया हो गया सबको? ठीक है, आगे हम आते हैं। अब हम बात करें इंट्रिंसिक एस्थमा की, तो इसकी साथ साथ इसकी पैथोजेनेसिस डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पैथोजेनेसिस आपको मैंने बता दी, ये थी। ठीक है, पैथोजेनेसिस ऑफ इंट्रिंसिक एस्थमा। इंट्रिंसिक एस्थमा की पैथोजेनेसिस बेसिकली हमारे पास होती इस तरह अनफोल्ड है। हमारे पास यहाँ पे ऑटोनोमिक डिसफंक्शन होता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली इतना रेयर है कि कोई 5% हमारे पास जो बंदे हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं, और इसका एग्जाम में MCQ भी बहुत कम आता है। लेकिन आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एस्मा के बारे में पता होना चाहिए कि आप कहीं एस्मा को वर्स ना कर दो। ठीक है, तो ऑटोनोमिक डिसफंक्शन होता है हमारे पास हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस में कोई मसला आ गया, वहां पे समझ लो या कोई ट्रॉमा हाइपोथैलेमस को हो गया, या कोई वहां पे ट्यूमर है हाइपोथैलेमस में, या कोई इस्कीमिया है। ठीक है, मतलब आपके हाइपोथैलेमस में मसला आया। ठीक है, आपका ऑटोनोमिक जो है वो डिसफंक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, आपके पास जब भी आप स्ट्रेस के साथ एंजाइटी और इमोशन किसी भी ऐसी स्टेट में जाओगे, ठीक है, आपके पास आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना शुरू करेगा। ठीक है, आपके पास होगा क्या, आपके पास ब्रोंको डायलेशन होगी। ब्रोंकोडाइलेशन होती है। ठीक है, और हमारे पास होता ये है B2 रिसेप्टर जो है, ये बीटा 2 रिसेप्टर जो है हमारे पास ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे ये एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रोंकोडाइलेशन हो जाती है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास ब्रोंकोडाइलेशन हो जाती है। ठीक है, एक तो आपको ये चीज समझ आई। और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली इंट्रिंसिक एस्मा मेन कॉज कर रही होती है। उस टाइम पे हमारे पास ओवर ड्राइव हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओवर ड्राइव हो रही होती है हमारे पास। ठीक है, हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की। ठीक है, इस वजह से हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली इंट्रिंसिक एस्थमा कराती है। ठीक है, इस केस में आपने सुना होगा या किसी ने अगर कोई इंटर्नशिप की हो, ये बेसिकली ना मस्कुरेनिक रिसेप्टर एक्टिवेट होने की वजह से होती है। ठीक है, ये फार्माकोलॉजी में आपको इसका पढ़ाऊंगा। आपने ड्रग के बारे में सुना होगा, आप एटम क्लाइनल से नेप्स कराते हो, एटम और क्लैनिल से। ठीक है, इसमें आपके पास ये जो आपके पास ड्रग है ना, ये आपके पास है, इसका जो फॉर्मूला वो है इप्रा ट्रोपियम ब्रोमाइड। ये आपका बेसिकली ये ड्रग होती है। ये आपके पास जो ड्रग की क्लास है वो है एंटी पैरासिम्पथेटिक। ठीक है, आपके पास ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की बजाय ब्रोंको डायलेशन कराती है, और आपका एज्मा जो है वो इम्प्रूव कर रही होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम इमरजेंसी में कोई पेशेंट आए तो उसको हम एंटी पैरासिम्पथेटिक ड्रग दे रहे होते हैं। उस वजह से ये वहां पे काम कर रहा होता है एज्मा को ठीक करने के लिए। ठीक है, उस टाइम पे इस वजह से हम एटम एनालिसिस का नेप्स करा देते हैं। ये आपके पास था इंट्रिंसिक एज्मा के बारे में सारा पॉइंट। ठीक है,
समझ आ गई इसकी आपको? नेक्स्ट आते हैं हम मॉर्फोलॉजी पे, एयरवेज की, कि एज्मा में कैसी कैसी मॉर्फोलॉजी हमारे पास चलती है। मॉर्फोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल मॉर्फोलॉजी समझनी पड़ेगी। वहां आपकी आवाज कट रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं सही आ रही। जी उस्मान भाई, मैं नहीं बोल रहा। मैं बस सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आवाज आ रही थी, मुझे था शायद आप कुछ पूछ रहे हो। नहीं नहीं। समझ आ रही है ना? जी जी। ठीक है, अब हम ना मॉर्फोलॉजी पढ़ने लगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ एयरवेज के क्या मॉर्फोलॉजी है हमारी एयरवेज की, कि इसमें हमारे पास ये चल रहा होता है एज्मा के अंदर। ठीक है, हमारे पास अगर हिस्टोलॉजी देखें हम ब्रोंकियल वॉल की, ये हमारे पास कुछ इस तरह होती है। हमारे पास सबसे पहली लेयर जो है वो इसमें होती है म्यूकोजा। ठीक है, आपने सुना होगा। यहाँ पे मैं साथ जल्दी जल्दी इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास समझ लो म्यूकोजा है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो एपिथेलियम होती हैं, सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम, और साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आती है बेसमेंट में, सॉरी, सेकंड लेयर आती है हमारे पास सब म्यूकोजा। ठीक है, सब म्यूकोजा जो है इसमें हमारे पास होते हैं, इसको एक मिनट पूरा बना दूं यहाँ पे। ये हमारे पास म्यूकोजा, नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो गई यहाँ से, आप कह लो ये स्टार्ट हो गई हमारे पास सब म्यूकोजा। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास होते हैं ब्रोंकियल ग्लैंड्स। ठीक है, कुछ इस तरह के, इनसे हमारी ब्रोंकियल ग्लैंड की सिक्रीशन आ रही होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ यहाँ पे आगे ब्लड वेसल्स होती हैं इस जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लेयर है वो है मस्कुलरिस। ठीक है, मस्कुलरिस लेयर में हमारे पास यहाँ पे आते हैं स्मूथ मसल्स इस जगह पे। ठीक है, और लास्ट पे हमारे पास लेयर जो है वो है एडवेंटिशिया। ठीक है, इस लेयर में हमारे पास होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और हमारे पास कुछ ब्लड वेसल्स वगैरह। ठीक है, ये मैं को इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें कोई ब्लड वेसल्स वगैरह यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास है नॉर्मल इसकी मॉर्फोलॉजी एयरवेज की। ठीक है, अब हमारे पास ब्रोंकियल एज्मा के साथ क्या क्या मसला आता है समझना तो हमने ये है। ठीक है, अब नहीं ये समझना है कि कौन से चेंजेस आते हैं हमारे पास चेंजेस ड्यूरिंग ब्रोंकियल एज्मा। जब आप स्पूटम एग्जामिनेशन कराते हो ना, तो उसके अंदर ये सारा कुछ आपके पास सामने आता है। ठीक है, आपके पास एक तो इसके ल्यूमन में बन रहा होता है म्यूकस प्लग। ठीक है, ल्यूमन में बन रहा होता है म्यूकस प्लग। ठीक है, ये बनता कैसे है? आपके पास डब्ल्यू जो हैं, इनमें यूजिनोफिल्स और इंटरल्यूकिन 5 जो है ना, ये आपके पास इस जगह पे आके यहाँ पे ऊपर ना म्यूकस प्लग सा बना रहे होते हैं। ठीक है, समझ लगी आपको? नेक्स्ट आपके पास दूसरी चीज इसमें जो बन रही होती है वो बनती है क्रस्टमन स्पाइरल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा एज्मा के पेशेंट में ये लाजमी आएगा, क्रस्टमन स्पाइरल्स। ये आपके पास कैसे बनते हैं कि आपके पास ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है डैमेज होती है ना, ठीक है, ये इसके डैमेज होने से आपके पास यहाँ पे ना ये दरमियान में आके ये स्पाइरल से बनने शुरू हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं क्रस्टमन स्पाइरल। ये दोनों तरफ से यहाँ पे आके बनते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास लास्ट पे बनते हैं, जो लास्ट पे जो चीज बनती है वो बनती है
चारकोट, लेड इन क्रिस्टल, ठीक है। ये आपके पास जो WBC की प्रोटीन रह जाती है ना, वो यहाँ पे सामने आ जाती हैं, वो इस जगह पे ना, इस जगह पे करके WBC की प्रोटीन जो है ये इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये आपके पास सारी एज्मा के अंदर पिक्चर आ रही होती है। बाकी आप ब्रोंकियल ग्लैंड देखो तो इनकी हाइपरट्रॉफी मिलेगी आपको, ठीक है। या आपको बड़े हाइपरट्रोफिड मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यही बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है डैमेज मिलेगी, थिकन मिलेगी, ठीक है। आपके जो स्मूथ मसल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इनकी भी आपको हाइपरट्रोफी मिलती है, ठीक है। ये चीज़ें सारी आपको मॉर्फोलॉजी में मिलती हैं ब्रोंकियल एस्थमा की, ठीक है। अब आ जाओ अपनी सिंपल सिंपल डिस्कशन क्लिनिकल फीचर्स पे, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। जो हमारे पास स्टेबल एस्थमा, क्रोनिक स्टेबल एस्थमा, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि क्या फीचर्स होंगे उनमें। एक एस्थमा स्टेबल भी होता है और एक अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल हम उसमें ना मेडिसिन में जाके इसको डिस्कस करते हैं, वो क्या होता है। ये आप बेसिकली OPD बेसिस पे इसको मैनेज कर रहे होते हो आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट पे, ठीक है। आपके पास पेशेंट एक तो होना चाहिए नॉन स्मोकर, ठीक है। ज़्यादातर स्मोकर भी हो सकता है, ठीक है, वैसे नॉन स्मोकर होना चाहिए, ठीक है। और इसकी एज लेस देन 35 ईयर होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। वो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपके पास इस एज के बाद अगर कोई पेशेंट स्मोकर है तो अपने वो पैक ईयर्स पूरे कर चुका होता है, तो सिम्टम्स जो है काफी नॉन स्पेसिफिक सी हो जाती हैं, दोनों की सिम्टम मिक्स होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कि ये COPD चल रही है या इसमें आपको एज्मा चल रहा है, ठीक है। तो इसमें वही सारी फीचर जो हैं सारे के सारे वही आते हैं। इसको पेशेंट में हमें मिलेगा डिस्निया, चेस्ट टाइटनेस, कफ मिल सकती है, ठीक है। साथ इसमें स्पूटम मिल सकती है हमें। आपको साथ इसमें क्या मिल रही होगी? विस्लिंग साउंड्स आ रही होंगी ये जब सांस ले रहा होगा, ठीक है। दूसरा, आपको सिम्टम्स में कोई वेरिएशन मिलेगी कि बंदा बाहर गया उसके बाद सिम्टम आनी शुरू होगी, ठीक है। घर आया तो ठीक होगी सिम्टम्स, ऐसी कोई वेरिएशन मिल रही होंगी। साथ नाइट टाइम सिम्टम मिल रहे होंगे कि रात को उसकी एज्मा की वजह से बार बार सांस खराब होता है, आंख खुलती है, ठीक है। नाइट टाइम सिम्टम्स आपको मिलती हैं, ठीक है। 70% केसेस में आपको साथ एलर्जिक रेनाइटिस भी मिल रहा होता है, ठीक है। कोई रनी नोज टाइप, ठीक है, उसके नोज बार बार बह रही होती है, ठीक है। इसमें बार बार हिस्ट्री होती है पेशेंट की, रिपीटेड राइनोरिया की, मतलब बार बार उसकी नाक बह रही होती है, पोस्ट नेजल ड्रिप, पीछे केरा गिरना इसको कहते हैं, ठीक है, वो गिर रहा होता है उसको, ठीक है। साथ में इसको कोई फूड एलर्जी होगी, कोई ड्रग एलर्जी होगी। और इसकी में जो स्पूटम होती है ना, स्पूटम कलर याद रख लो, एज्मा वाहिद लंग डिजीज है जिसके अंदर स्पूटम कलर आपको वाइटिश मिलता है, ठीक है। वाइटिश स्पूटम कलर मिलेगा आपको, ठीक है। वाइट कलर की स्पूटम होगी, कोई और इसमें किसी तरह का कलर नहीं होता, ठीक है। ये सारे के सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स थे। आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ ये करी जा रहा हूँ। आगे आ जाओ आप एग्जामिनेशन पे, ठीक है। एग्जामिनेशन में पेशेंट आपको कैसा मिल सकता है? एग्जामिनेशन में आपके पास मिलेगा आपको टेकिकार्डिया, ठीक है। या पेशेंट टेकिप्निक मिलेगा, बार बार तेजी से सांस ले रहा होगा, ठीक है। आप चेस्ट की अगर एग्जामिनेशन करो, ठीक है, तो आपको इंस्पेक्शन पे सबसे पहले एक तो चेस्ट मूवमेंट जो है वो कम मिलेगी, ठीक है। उसके बाद परकशन करोगे आप, ये उस इन सारी चीज़ें आपको मैंने समझाई हैं, ठीक है। परकशन आपको यहाँ पे वही क्या मिलेगी? रेजोनेंट। ये आपको पहले लेक्चर में मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई थी इसी वजह से, ठीक है। और ऑस्कल्टेशन में एक चीज़ ज़रूरी है। ऑस्कल्टेशन जब आप स्टेथ लगा के चेस्ट ऑस्कल्टेट करते हो तो आपको
दोनों साइडों पे एक तो एयर एंट्री मिलेगी कम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से, ठीक है, आपको आवाज एक तो कम आ रही होगी एयर की, ठीक है, प्लस उसको रोंकाई मिल रहे होंगे, मतलब आपको चेस्ट में जो आप स्टेप से आवाज सुनते हो विस्लिंग वाली, उसको हम रोंकाई कहते हैं, ठीक है, वो उसको रोंकाई मिल रहे होंगे। लेकिन रोंकाई की एक शर्त है कि एस्थमा एक वाहिद ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको बायलेटरल फीचर्स मिलते हैं, आपको यूनिलेटरल फीचर नहीं मिलता, ठीक है। अगर आपको यूनिलेटरल रोंकाई मिल रहे हैं तो मतलब वो यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन है, वो एस्थमा नहीं है, ठीक है। ये चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा एस्थमा में बायलेटरल रोंकाई मिल रहे होंगे लाजमी, ठीक है। ये एस्थमा की इंपॉर्टेंट एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप इन्वेस्टिगेशन पे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हम ज्यादा से ज्यादा इसमें चेस्ट एक्सरे कराते हैं, ठीक है। चेस्ट एक्सरे आपको एज्मा में वाहिद ऐसी ये बीमारी है जिसके अंदर आपको चेस्ट एक्सरे जो है वो क्या मिलेगा, नॉर्मल, ठीक है। आपके पास वाहिद एज्मा है जिसके अंदर आपको चेस्ट एक्सरे नॉर्मल मिलता है, ब्रोंको की ब्रोंकियल ग्रैंड कंस्ट्रिक्शन आपको एक्सरे में कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। हाँ, एक वजह हो सकती है आपको कि चेस्ट एक्सरे आपका खराब हो, अगर पेशेंट को कोई एलर्जिक ब्रोंको पल्मनरी एस्परजिलोसिस चल रही हो, उसने फंगस के स्पोर्स की वजह से उसको एलर्जी हो रही हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या मिल सकता है, इन्फिल्ट्रेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। ये थी इसकी एग्जामिनेशन, सॉरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसके बाद आप सीबीसी करा लोगे इसकी अगर, ठीक है। सीबीसी में आपको इयोजिनोफिल्स रेज मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसका आईजीई लेवल कराओगे, सीरम आईजीई लेवल, ठीक है, ये आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। स्पूटम माइक्रोस्कोपी कराओगे या स्पूटम एग्जामिनेशन कराओगे, इसमें आपको, मैंने आपको ऊपर साइन बताया है, कौन कौन से साइन मिल सकते हैं। एक तो आपको इयोजिनोफिल्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरा क्रस्टमन स्पाइरल्स मिल सकते हैं, और चारकोट लेडन क्रिस्टल्स, ये आपको इसके स्पूटम की एग्जामिनेशन में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप करवा लो अगर एबीजीज, ठीक है। एबीजीज में आपको पार्शियल प्रेशर जो आपका ऑक्सीजन का, ये आपको मिलेगा कम, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें हाइपोक्सिया मिलेगा, और साथ में आपको अगर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, ये आपको मिलेगा नॉर्मल, ठीक है। ये जो हमारे पास पिक्चर है एबीजीज की, जिसमें सिर्फ हमें हाइपोक्सिया मिलता है, इसको हम कहते हैं टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। ये आपके पास है टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। अब टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर जो है ये आपके पास किस किस डिजीज में हो सकता है, ये जेन में रख लो, ठीक है। आपके पास जो जो डिजीज आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के सामने आती है ना, उन सब में आपके पास टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर चलेगा, सिवाय सीओपीडी के, ठीक है। सीओपीडी वाहिद एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसके अंदर आपको टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर मिलता है, बाकी टोटल जितनी भी डिजीज है उनके अंदर आपको टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर मिलेगा, जैसे कि आप नाम लिखते जाओ, एस्थमा, पल्मनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। उसके बाद न्यूमोथोरैक्स, निमोनिया, एआरडीएस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो जो आपके जेहन में आ रही है ना, प्लूरल एफ्यूजन, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या ब्रोंकिक्टिसिस वगैरह, ये आपके पास सारी डिजीज में आपके पास
टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। ठीक है। अब कौन सी ऐसी डिजीज है जिसके अंदर आपके पास टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होते हैं? ठीक है। आपके पास टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर पहले देख लो वो होता क्या है। ठीक है। आपके पास उसमें एक तो पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का, ये कम मिलेगा आपको। ठीक है। दूसरा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है ये आपको उनमें ज्यादा मिलेगा, पेशेंट हाइपर कैप्निया में जा रहा होगा। ठीक है। एक आपको मिलेगा हाइपोक्सिया। ठीक है। एक आपको मिलेगा हाइपर कैप्निया, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इसमें मिलेगा ज्यादा। ठीक है। ये आपके पास वाहिद आपके पास वो डिजीज है, इसको हम कहते हैं टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है। ये आपका वाहिद रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसके अंदर ही होता है, और वो डिजीज आपके पास कौन सी है? सीओपीडी। ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो रेस्पिरेटरी मतलब मसला तो नहीं है लेकिन उसके अंदर आ जाती हैं, जैसे डायफ्राम फेलियर में। ठीक है। या आपके पास फ्रेनिक नर्व है जो आपके पास डायफ्राम को सप्लाई कर रही होती है, उसकी इंजरी हो गई हो। ठीक है। या आपके पास कोई रेस्पिरेटरी सेंटर्स में मसला आया हो। ठीक है। इन सब में आपके पास टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होती है, हमेशा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी डिजीज जो है सीओपीडी सिर्फ इसमें आता है, बाकी सारी जो रेस्पिरेटरी डिजीज है इनमें टाइप 1 फेलियर आ रहा होता है हमारे पास। ठीक है। आगे आ जाओ हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पे। ठीक है। ये आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पे आ जाओ। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में आप कराते हो पल्मनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है। ये आपके पास होते हैं, आप करवाते हो बिफोर एंड आफ्टर ब्रोंकोडायलेशन ट्रायल। आपने ब्रोंकोडायलेशन के ट्रायल देने से पहले भी और बाद में भी आपने ये करने होते हैं पीएफटी। ठीक है। इसमें आपके पास, आपको मैंने उस दिन फिजियोलॉजी में एक रेशियो पढ़ाई थी, FeV1 बाय FVC रेशियो। ठीक है। आपके पास थी फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। ठीक है, कि 1 सेकेंड में आपका कितना वॉल्यूम फोर्सफुली एक्सपायर होता है, और फोर्स वाइटल कैपेसिटी आपकी कितनी है। ठीक है। आपको मैंने उस दिन बताया था कि आपके पास जो डिजीजेज हैं इनके अंदर आपके पास ये तकरीबन लेस देन 80% आपको मिलती है। ठीक है। जब आप स्पायरोमेट्री कराते हो, ये आपके पास लेस देन 80% जो है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आती है, जैसे कि आपके पास एज्मा और सीओपीडी, इन दो में। ठीक है। आपके पास FeV1/FVC रेशियो आपके पास लेस देन 80% होती है। ठीक है। आप पहले एक बार ये कर लेते हो स्पायरोमेट्री इस पे। ठीक है। उसके बाद आप करवाते हो पेशेंट को कि ब्रोंकोडाइलेशन कराते हो। ठीक है। ब्रोंकोडाइलेशन आप करवाते हो, इसकी आप कैसे सालब्यूटामोल से नेप्स कराते हो पेशेंट को। ठीक है। 15 मिनट तक। ठीक है। उसके बाद आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो हैं इनको दोबारा रिपीट करते हो। ठीक है। इसमें आपके पास जो FeV1 है ना, आपके पास फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, इसमें आपके पास इंप्रूवमेंट आती है, कोई 15% इंप्रूवमेंट आती है आपके पास, उसकी रिवर्सिबिलिटी होती है। ठीक है। ये आपके पास आगे डायग्नोसिस बनाती है किसका? एस्थमा का। ठीक है। अगर आपके पास ये जो है FeV1 ये ना बढ़े, आपके पास वैसे ही रहे, लेस देन 15% ही रहे, तो आपके पास डायग्नोसिस बनता है सी। ओके, हम बात कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पे, हमने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाने थे पेशेंट के। ठीक है।
बिफोर एंड आफ्टर ब्रोंकोडायलेशन ट्रायल, ठीक है, हमने ब्रोंकोडायलेशन से पहले भी और बाद में भी उसकी स्पायरोमेट्री पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराने थे, ठीक है। हमारे पास इसमें FeV1/FVC की जो रेशियो है ये हमें लेस देन 80% मिलती है, ठीक है। ये एक तो हमने चीज जेन में रखनी है। हमारे पास जो 80%, लेस देन 80% है, हमारे पास दो लंग डिजीज के अंदर आती है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, एक तो एस्थमा में और दूसरी सीओपीडी में, ठीक है। हमारे पास जब हम ब्रोंकोडायलेशन कराते हैं ना, तो इसमें हमारे पास सालब्यूटामोल के साथ हम नेप्स कराते हैं 15 मिनट के लिए, हमारे पास ब्रोंकोडायलेशन हो जाती है। फिर दोबारा हम रिपीट कराते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। इसको जब हम रिपीट कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 15% रिवर्सिबिलिटी शो होती है, मतलब हमारे पास जो रिवर्सिबल ट्रेकियोब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन थी, ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री की कंस्ट्रिक्शन थी, वो हमारे पास यहाँ पे सामने आ जाती है। इस वजह से हमारा एज्मा का डायग्नोसिस कंफर्म होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे लेस देन 15% होती, ठीक है, तो ये हमारे पास सीओपीडी का डायग्नोसिस बनना था। इस वजह से हम इसको ये ऐसे इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कराते हैं। ये था हमारे पास टोटल एस्थमा। आगे हमारे पास जो इंटरनल मेडिसिन है, ठीक है, उसके ऊपर हम जो बात करेंगे वो हम मेडिसिन इसकी अलहदा से पढ़ेंगे। उसके अंदर आपको इसका मैं सारा जो ट्रीटमेंट है स्टेबल पेशेंट में हमें कैसे ट्रीटमेंट लेके चलना है, बाद में कैसे ट्रीटमेंट लेके चलना है, वहाँ हम एंड पे जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पैथोलॉजी कवर कर लेंगे, फिर साथ ही मेडिसिन शुरू कर लेंगे, ठीक है।